बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके जोड़ों के अंदर दर्द होती है या घुटनों के अंदर ग्रीस का प्रॉब्लम है या फिर कार्टिलेज का इशू है कि आपके घुटने जब आप मोड़ते हैं ना तो आपके घुटनों में से टक टक की आवाज़ें आती हैं। ख़ास तौर पे घुटनों के बीच में जो है वो प्रॉब्लम रहती है। आपने अपना एक्सरे करवाया और एक्सरे कराने के बाद आपको नज़र आया कि आपके घुटनों के बीच में यहाँ पे इस जगह के ऊपर खला ख़त्म हो गया है। तो इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है? अक्सर लोगों के खला ख़त्म होने की वजह से जब वो मूवमेंट करते हैं, जब वो हरकत करते हैं, जब अपने घुटने को मोड़ते हैं, इवन वो बेड से उठ के वॉशरूम तक भी जाते हैं, तो जैसे जैसे वो घुटने को हिलाते हैं तो उनके घुटने के अंदर से टक टक की आवाज़ें आती हैं। उन्हें एक फ़ील होता है कि जैसे दो चीज़ें आपस में रगड़ रही हैं। तो उसकी वजह दरअसल ये होती है कि जब हमारे घुटने होते हैं ना, उनके ऊपर इस तरह के नोकदार पॉइंट्स जो है वो बनना शुरू हो जाएं। ये नोकदार पॉइंट्स तब बनते होते हैं। मैं भी आखिर में आपको वो खाना बताऊंगा जो कि इनको ठीक करने में, इस कार्टिलेज को, ये जो डैमेज हुई ग्रीस है, इसको ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बोन आपको बिल्कुल सही नज़र आ रही है। बीच में आपकी जो कार्टिलेज है, ग्रीस है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कार्टिलेज ख़राब हो गई है। कार्टिलेज को हम आम ज़ुबान में ग्रीस कहते हैं। तो अब ये ख़राब होने की वजह से जब हमारा घुटना मुड़ेगा या घुटना जब हम चलते हुए हिलाएंगे तो हमारी ये ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी आपस में रगड़ेंगे, जिसकी वजह से, रगड़ आने की वजह से हमारी हड्डियाँ इस तरह की नोकदार या नुकीली हो जाएंगी और इसी की वजह से फिर हमें दर्दें भी होती हैं। और ये नुकीली जो हड्डियाँ होती हैं यही आपके घुटनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फिर दर्द करती हैं। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि जो मैंने आपको बताना है ना खाना, कि जिसकी मदद से आप इसको ठीक कर सकते हैं, उसका कितना असर होगा वो डिपेंड करता होता है आपकी स्टेज के ऊपर कि आपके घुटनों के अंदर जो डैमेज हुआ है ना कार्टिलेज का, वो कितना शदीद है। देखें, अब आपको अगर इस तस्वीर को देखें तो नॉर्मली जो घुटनों के अंदर मसले होते हैं ना, घुटनों में कार्टिलेज के जो मसले होते हैं, घुटनों के अंदर जो ग्रीस के मसले होते हैं, उनको हम 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। अब उनमें से जो पहला हिस्सा होता है ना, लाइक अगर आप यहाँ पे देखें स्टेज 1, इसके अंदर हमारी जो कार्टिलेज है हमें बिल्कुल सही नज़र आ रही है। दरअसल ये बिल्कुल सही नहीं होती। स्टेज 1 के अंदर ना आपको तकरीबन 10% घुटनों की ग्रीस लॉस हो जाती है। नंबर 2 होता है कि जब आपकी स्टेज 2 आ जाती है, जिसके अंदर आपकी घुटनों की ग्रीस भी लॉस होना शुरू हो जाती है, थोड़े थोड़े से पॉइंट्स जो है ना वो नुकीले होना शुरू हो जाते हैं, हड्डी जो नोकदार होना शुरू हो जाती है। स्टेज 3 के अंदर ना आपकी जो कार्टिलेज, आपके घुटनों की जो ग्रीस होती है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डैमेज स्टार्ट हो जाता है। हर जगह के ऊपर जो वेयर एंड टेयर स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं और आपकी जो हड्डियाँ हैं वो भी नोकदार काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। स्टेज 3 के अंदर अच्छी खासी दर्द शुरू हो जाती है। जबकि स्टेज 4 के अंदर ना आपके घुटनों की ग्रीस के कुछ हिस्से होते हैं जो बच जाते हैं, बाकी सारे के सारे ऑलमोस्ट डैमेज हो जाते हैं। और स्टेज 4 होने के टाइम आपके फिर जो घुटनों की जो कार्टिलेज है, इसके डैमेज होने की वजह से आपकी जो घुटनों की हड्डियाँ हैं ना वो तो बहुत ही शदीद नोकदार होती हैं, इवन वो साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो जब कभी भी उनके ऊपर कोई वर्जिश करनी पड़ जाए, कोई एक्सरसाइज करनी पड़ जाए, इवन हाथ भी लगाए ना, तो यूँ लगता है कि बहुत ही किसी हार्ड और सख्त जगह के ऊपर आपने हाथ लगाया। और कभी कभार ये होता है कि अगर घुटने नॉर्मली इस तरह होता है ना, कभी घुटने इस तरह हो जाएंगे, कभी नीचे की तरफ हो जाएंगे। तो स्टेज 4 जो बहुत डेंजरस होती है। ये वाली जो स्टेज है ना, इस स्टेज के अंदर अगर आप समझते हैं ना कि मैं आपको कोई ग़िज़ा बताऊं और आप इसको ठीक कर लेंगे, इसको ठीक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल, इसको ठीक करना भी पॉसिबल, बिल्कुल मुमकिन है। अगर आपको ये स्टेज 4 है लेकिन आपको डायबिटीज़ नहीं है, शुगर का मसला नहीं है। अगर शुगर का मसला है और कंट्रोल्ड है, तो यानी कंट्रोल्ड डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ नहीं है, तो आपको चाहिए, और आपकी उम्र जो 60 के राउंड अबाउट 60 है, तो आपको चाहिए कि आप ना ये वाला ट्रीटमेंट करवा लें। लाइक जो घुटने चेंज करवाने वाला ट्रीटमेंट होता है ना, वो करवा लेना चाहिए अगर डायबिटीज़ नहीं है। मुश्किल है ये, लेकिन अगर अच्छी जगह से करवाया जाए तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, अब आ जाता है सवाल कि जो स्टेज 3 है, 2 है, 1 है, इनका क्या करें, इन्हें किस तरह से ठीक कर सकते हैं। ये लोग अगर अपनी डाइट को ठीक कर लें, अपने खानों को ठीक कर लें, अपनी एक्सरसाइज को ठीक कर लें, थेरेपी रेगुलर बेसिस पे कराएं, तो उनके जो घुटनों की वेयर एंड टेयर है, जो ख़राबी है ना, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। अच्छा, अब आपने इस चीज़ में नोट किया कि मैंने कहा है कि ये स्लो हो जाएगी, मैंने ये नहीं कहा कि ये जड़ से ठीक हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। अब अगर कोई बंदा भी आपको ये कहे ना कि इसको आप ना बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं और इसका मसला आपको कभी ज़िंदगी में होगा ही नहीं, ये टोटली रॉन्ग है। इसको समझने की ज़रूरत है हम लोगों को कि जो घुटनों के अंदर जो कार्टिलेज के मसले होते हैं ना, जो ग्रीस के मसले होते हैं, ये सबको होने, ये मुझे भी होने, ये हर किसी को होने। ये आपके हाथ में, आप उसे 30 साल की उम्र में करा लें
या फिर आप इसे 60-70 साल, 75 साल, 80 साल की एज के अंदर करा लें। अब जो ये जो इशू है ना, जो कार्टिलेज का जो प्रॉब्लम होता है, जो घुटनों की ग्रीस का प्रॉब्लम होता है, ये शुरू बहुत जल्दी हो जाता है, यानी 30, 35, 40 की एज के अंदर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम स्टेज 1 को तो सीरियस लेते नहीं ना, हल्की-फुल्की जो घुटने में दर्द होती है, दवाइयाँ खाते रहते हैं, दर्द कवर हो जाती है, पेन किल हो जाती है, पेन किलर है ना, पेन किल हो जाती है, लेकिन वो जो डैमेज है वो वैसे ही खड़ा रहता है। हम ना अपनी खुराक को ठीक करते हैं, पिज़्ज़े, बर्गर, फास्ट फूड, कार्बोहाइड्रेट, शुगर और कोल्ड ड्रिंक्स, ये चीज़ें लेते रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी स्टेज 2 के अंदर ना तकरीबन एवं कुछ 2 साल, 1.5 साल, 1 साल, 3 साल इसके अंदर पहुंच जाते हैं। हक ये बनता था कि अगर आपको स्टेज 1 हुई है ना 35 साल की उम्र में, तो आपको 45 साल की उम्र के अंदर जाके आपको जो स्टेज 2 है वो होनी चाहिए, यानी 35 में ये हुई, 30 और 45 में ये हुई। लाइक 10 साल आपको लग गए स्टेज 2 के ऊपर जाते हुए मिनिमम, इतने, वरना इससे ज़्यादा लगने चाहिए। और अगर आपको स्टेज 2 हो गया तो आपको कम से कम 60 साल में जाकर जो स्टेज 3 और स्टेज 4 की तरफ आप जाएं। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि 45 एज होती है और घुटनों का हशर नशर उनका हुआ होता है। अगर तो डायबिटीज़ है तो फिर तो ये बहुत जल्दी होगी, लेकिन कोशिश करें कि स्टेज 1 ही आप 40-45 के बाद आने दें, ताकि 70, 80, 85 साल की एज के अंदर फिर जाके स्टेज 4 आए। ठीक है, ये चीज़ थी समझाने के लिए आपको। अगर आप स्टेज 4 है ना आपको, तो आप जो वर्जिशें वगैरह मैंने चैनल पे बताई हैं उनको फॉलो करें। दूसरा, जो मैं अभी खाने बताने लगा ना, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं, इसका आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप अपने माइंड में ये रखें कि ये कार्टिलेज को 100% दोबारा बनाना पॉसिबल नहीं है। अब स्टेज 3 और 2 और 1 के जो लोग हैं, इन्होंने अगर आप इसको ठीक करना है, हमें ना कुछ कंपाउंड चाहिए होते हैं। उसमें जो सबसे पहला टॉप पे कंपाउंड होता है ना, वो होता है कोलेजन। ठीक है, ये डिफरेंट ब्रांड्स के मिलते होते हैं, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके कोलेजन ले सकते हैं। नंबर 2 हमें चाहिए होता है ग्लूकोसामाइन और कॉन्ड्रोटिन, ये 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। और इसके अलावा हमें कैल्शियम चाहिए होता है। जिस भी डॉक्टर के पास जाए, आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लाजमी लिख के देंगे। तो अगर आप घुटनों का चेकअप कराएं तो आपके उनमें दवाइयों में कैल्शियम होगा, विटामिन डी होगा। अच्छा, इसके अलावा हमें चाहिए होता है आयरन, आयरन की कमी नहीं होने देनी, और जिंक। अच्छा, पोटाशियम भी चाहिए होता है। अब जो मैंने इतनी सारी आपको चीज़ें बताई हैं ना, एक ही ऐसा खाना है, आपको ये सारी चीज़ें उसके अंदर मिल सकती हैं, और ये आपके घुटनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ऐसे लोग जिन्होंने इसे इस्तेमाल किया है या ओल्ड एज की हैं, जिनकी एज ज़्यादा है, वो अच्छे से इस चीज़ को जानते होंगे। उन्होंने अगर यूट्यूब पे ये वीडियोस नहीं देखी हैं, वो वैसे ही हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे के अंदर उनको रेकमेंड किया गया होगा। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको क्या इस खाने का पहले से पता था या नहीं पता था, आप पहले यूज़ करते रहे, उसका क्या इफेक्ट है, वो भी लाजमी बताइएगा। अब कौन सा ऐसा खाना है जिसमें हमें कोलेजन भी मिल सकता है, जिसमें हमें ग्लूकोसामाइन और कॉन्ड्रोटिन भी मिल सकता है। ये दोनों ना जॉइंट की लुब्रिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कि जोड़ के अंदर जो एक नरम नरम सा जो फील होता है, नमी सी जो फील होती है, जिसका हम कहते हैं कि घुटनों में पानी कम हो गए, ये उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। जो कोलेजन है, ये ग्रीस को रिपेयर करने में हेल्प करता है। बाकी कैल्शियम, आयरन, जिंक और पोटाशियम, ये ओवरऑल इस तरह के कंपाउंड्स हैं जो कि आपके घुटनों को हेल्प करते हैं। अब ये सारे कंपाउंड आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक खाने के अंदर। ये एक खाना, इसे दुनिया में लोग बोन ब्रोथ के साथ मेंशन करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर हम इसे हड्डियों का शोरबा या हड्डियों की यखनी कहते हैं। अब ये जो चीज़ है, अच्छा कोशिश करें कि ये रिकमेंडेड है कि जो बीफ जो होते हैं ना, जो बीफ की हड्डियाँ हैं, उसको इस्तेमाल करें और उसमें से ये लें। कुछ लोग हैं जिन्होंने एहतियात करनी है, लाइक जिनको यूरिक एसिड का मसले हों, उनके लिए सही नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। अगर यूरिक एसिड ज़्यादा होता है तो पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा, ये खाने आपके लिए मना है, या आपने नहीं खाने हैं। लेकिन अगर यूरिक एसिड का मसला नहीं है तो फिर आप ले सकते हैं। अब इसमें आपको क्या मिलेगा? इसके अंदर आपको मिलेगा कोलेजन, इसके अंदर आपको मिलेगा जेलेटिन जॉइंट लुब्रिकेशन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ग्लूकोसामाइन एंड कॉन्ड्रोटिन, इसके आपको सप्लीमेंट्स मिलते हैं, ये आपको इसमें मिल सकता है इसे खाने के अंदर। और इतने सारे आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, जिंक है। आप अगर इस खाने का इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पे, या डेली बेसिस पे नहीं तो हफ्ते में कम से कम 2 या 3 दफ़ा तो लाजमी इंक्लूड करें अपनी डाइट के अंदर, तो आप देखेंगे कि आपको जॉइंट्स के अंदर काफ़ी हद तक चेंजेस फील होंगे। और अगर आप इसे लंबे अरसे तक यूज़ करते रहेंगे तो घुटने के बीच की जो रबड़ है, इसकी पहले तो डैमेज होना जो है ना, वो कंट्रोल हो जाएगा। लाइक अगर आप घुटनों की ग्रीस जो ख़राब हो रही है, तो उसने अगर आपके अभी कुछ एरियाज़ को इन्वॉल्व किया है, लाइक अगर यहाँ पे बिल्कुल ये नॉर्मल नज़र आ रही है ना, अगर ये थोड़ा सा एरिया जो डैमेज हो गया, तो एक तो ये बढ़ेगा नहीं, इस तरफ को आगे नहीं जाएगा,
नंबर 2 ये होगा कि जो जहाँ-जहाँ से डैमेज हो चुका है ना, वहाँ पे रिपेयर का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, और उसकी सबसे बड़ी वजह होती है जो आपके ग्लूकोसामाइन और कॉन्ड्रोटिन होते हैं, ये आपको उसमें से मिल जाएँगे। अच्छा, अब अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप ना हमें डायरेक्टली मेडिसिन ही बता दें। मैं जितनी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझाने की कि हम वो सारी चीज़ें जो मार्केट में हमें कैल्शियम, अब कैल्शियम के सप्लीमेंट्स मिलते हैं, कैल्शियम हमें दूध में मिल सकता है, दही में मिल सकता है, हरे पत्ते वाली सब्जियों में मिल सकता है, लेकिन नहीं, हमने कैल्शियम लेना है जो हमें सप्लीमेंट्स के अंदर मिलेगा, जो हमें केमिकल्स के अंदर मिलेगा। इसी तरह से और खाने पोटाशियम है, ये आप कद्दू के बीज के अंदर ले सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें पोटाशियम के सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं और मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं। तो पोटाशियम और मैग्नीशियम आपके पट्ठों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ये जितने कंपाउंड्स हैं ना, कोलेजन, जेलेटिन, ग्लूकोसामाइन, कॉन्ड्रोटिन, और साथ में इतने सारे एंटी इंफ्लेमेटरी लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक, ये सारे के सारे खाने आपको आपके जो हड्डियों का शोरबा होता है ना, इसके अंदर आपको मिल सकता है। डेली रूटीन में इसको ऐड करें। बाकी अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले इसे यूज़ किया है, इसका क्या इफ़ेक्ट आपको मिला है, नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने इसके बारे में पहले सुना हुआ था, आपको किसी ने रेकमेंड किया था, तो लाजमी नीचे बताना है ताकि दूसरों लोगों की भी हेल्प हो सके। बाकी आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को भी लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने अगर अपने नियर बाय थेरेपी सेंटर आपके कोई है तो वहाँ पे विजिट करके अपने घुटनों की ग्रीस के लिए, अपने आर्थराइटिस के लिए लाजमी आपने थेरेपी करवानी है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी अगर आप मुल्तान से हैं, मुल्तान के नज़दीक किसी शहर से हैं, तो आप हमारे क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं।